हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। सो स्टॉक मार्केट में क्वार्टर फोर का रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। सारे कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं क्वार्टर फोर के और पूरे फाइनेंशियल ईयर 26 के, और सबकी कॉन कॉल्स भी हो चुकी है। सो आई थॉट कि जो इस चैनल पे पास्ट में मैंने जिन कंपनीज के बारे में बात कर रहा है, जो ग्रोथ कंपनीज के बारे में या कोई स्मॉल कैप्स मिड कैप जिन भी कंपनीज के बारे में बात कर रहा है, आई थॉट कि उनका इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे, कॉन कॉल्स कैसे रहे, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कैसे एक बिजनेस को ट्रैक किया जाता है। क्योंकि इन द पास्ट मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी आप किसी कंपनी के स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, उसके बिजनेस को समझना चाहते हैं, तो उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करना, उसके रिजल्ट्स को ट्रैक करना, मैनेजमेंट क्या कह रहा है, कॉन कॉल्स में क्या बातें हो रही हैं, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई थॉट कि मैं उन कंपनीज जिसके बारे में मैंने बात करी है उनके कॉन कॉल्स के बारे में बताऊंगा, उनको ट्रैक कैसे करना चाहिए, क्या लेटेस्ट सिचुएशन है और क्या लेटेस्ट रिजल्ट्स हमको कहते हैं। तो आज हम दो कंपनीज की बात करेंगे जिनका वीडियो मैंने एज अ सेक्टर लीडिंग ग्रोथ कंपनीज का वीडियो बनाया था कुछ टाइम पहले। सो पहली कंपनी होगी इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस, जो कि हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की एनबीएफसी है, और दूसरी होगी यथार्थ हॉस्पिटल, जो कि हॉस्पिटल सेक्टर है। सो पहले बात करते हैं इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस की। तो पहले हम अगर रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का एवीएम ग्रो हुआ है अराउंड 29% से ईयर ऑन ईयर दिस क्वार्टर, और प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 24% की रही है। और अगर डिसबर्समेंट देखेंगे, लोन डिसबर्समेंट कितना होता है, तो वो ईयर ऑन ईयर अराउंड 11% से बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 6% से। बट नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस कंपनी का इस क्वार्टर के लिए देखना था, वो था इनकी एसेट क्वालिटी। तो अगर हम एसेट क्वालिटी को देखें तो इम्प्रूव होती हुई नजर आई है काफी कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। सो ग्रॉस एनपीए जो 1.5% तक पहुंच गया था लास्ट क्वार्टर में, वो 1.2% हो गया, और नेट एनपीए 1.2% से 0.9% हो गया है। और साथ में 30+ डीडीपी, जिसका मतलब होता है कि कौन से ऐसे लोन्स हैं जिनकी ईएमआई 30 डेज से ज्यादा के लिए पेंडिंग हो गई है, वो 5% तक चला गया था लास्ट क्वार्टर में, बट वो इस क्वार्टर में वापस 4% हो गया। तो अगर हम रिजल्ट्स को समझे तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एसेट क्वालिटी इसलिए था क्योंकि लास्ट क्वार्टर में हमने देखा था कंपनी की एसेट क्वालिटी में एक शार्प थोड़ा सा राइज आया, मतलब डिक्लाइन आया एसेट क्वालिटी में, एनपीएज में थोड़ा सा राइज आया था। तो कंपनी ने ऐसा बोला था कि क्योंकि बिकॉज ऑफ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इन फ्यू सेक्टर्स, फ्यू एरियाज, तो थोड़ा सा होम लोन को रीपे करने में कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उनकी 1-2 ईएमआई पेंडिंग चल रही थी। और इनफैक्ट कंपनी ने ये बोला था कि लोगों की 1-2 ईएमआई बीच में मिस हो गई थी, उसके बाद वो ईएमआई दे रहे थे इनसे फॉलोअप करने के बाद। बट इस लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जानबूझ के उन लोगों से उतना फॉलोअप नहीं करके अपने एनपीएस बनने दिए, क्योंकि एनपीए बनने का मतलब होता है कि किसी की अगर 3 ईएमआई मिस हो गई तो उसको वो ऑफिशियली एनपीए में काउंट कर सकते हैं, और 3 ईएमआई मिस होने के बाद आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं एज अ लीगल एक्शन। और अगर आप हाउसिंग लोन दिया हुआ है तो आप एज अ लीगल एक्शन दे सकते हैं, उनको नोटिस देने का कि भाई हम आपका हाउस जो है आपको नीलाम कर सकते हैं, या फिर उस हाउस से आप इवैक्यूएट कर दिए, हम उस पर कब्जा करके उसको बेच सकते हैं। तो इस टाइप का लीगल एक्शन देने के लिए मिनिमम 3 ईएमआई मिस होनी चाहिए। तो अभी तक कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में ये बताया था कि मैंने जानबूझ के अपना एनपीए थोड़ा सा बढ़ने दिया, क्योंकि हम चाहते थे कि जिनकी 1 या 2 ईएमआई मिस हुई उनकी तीसरी ईएमआई भी मिस हो जाए, और फिर हम उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकें। क्योंकि होता ही है कि जब तक 1-2 ईएमआई मिस होती हैं लोग ध्यान नहीं देते, और वो पुरानी 2 ईएमआई जो मिस हो चुकी थी उनको रहने देते हैं, आगे की ईएमआई देते रहते हैं। बट इस बार क्योंकि लीगल एक्शन कंपनी तभी कर सकती है जब 3 ईएमआई मिस हो जाए, तो कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में बताया था कि हमने जानबूझ के थोड़ा सा उनसे 3rd ईएमआई या लोगों से फॉलोअप थोड़ा कम रखा, ताकि हम एनपीए बढ़ने दें और फिर लीगल एक्शन लेके वापस उन एनपीए को रिड्यूस करें। तो यही एग्जैक्टली इस बार हुआ है। कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में भी ऐसा बताया कि जब एक बार एनपीए बन गया, इन्होंने लीगल एक्शन लिया, उन लोगों के खिलाफ नोटिस उनको भेजे, तो बहुत सारे अधिकतर लोग उनमें से जिनका एनपीएस बना था अपनी सारी तीनों ईएमआई क्लोज करने के पैसे कंपनी को देके अपना एनपीएस रिड्यूस किया। और क्योंकि देखिए यही हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज भी है एज अ लेंडिंग बिजनेस, क्योंकि इसमें एक यूनिक एडवांटेज कंपेयर टू अदर एनबीएफसीज या अदर टाइप के लोन्स ये है कि हाउस एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी बंदा आसानी से खोना नहीं चाहता। अगर किसी ने अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन दिया उसकी ईएमआई नहीं देगा, अगर किसी ने बाइक ली है तो उसकी भी ईएमआई छोड़ देगा, अपनी बाइक पे कब्जा होने देगा। बट घर एक ऐसी चीज़ है खासतौर पर इंडिया में कि आदमी आसानी से उसे जाने नहीं देता, और अगर उसका वही एकमात्र घर है फिर तो उसको कभी भी आसानी से लूज नहीं करेगा। और अगर उसकी ईएमआई उसने मिस करेगा, उसके बाद एक लीगल नोटिस आ गया, तो वो कहीं से पैसे इकट्ठा करके उस होम लोन को वापस चुकाना शुरू कर देगा। तो ऐसा कंपनी ने पिछली क्वार्टर में बोला था कि हम इस एनपीएस को इम्प्रूव कर लेंगे, और यही उन्होंने एग्जैक्टली अचीव किया है कि और ये उन्होंने जो अचीव किया है उन्होंने कॉन कॉल में बताया कि हमने ऐसे ही अचीव किया है कि एक बार हमने लीगल नोटिस भेजे तो लोग अपना होम लोन वापस चुकता करने के लिए आ गए, अपनी पुरानी ईएमआईज भी उन्होंने दे दी, और इसी वजह से उनके एनपीएस डाउन हो गए।
और इवन उनका 30+ DPD, मतलब कि कितने लोग 30 दिन से ज़्यादा EMI मिस कर चुके हैं, भले ही एक EMI हो, वो भी कम हो गया 1% से। और अब इनके NPS लेवल नॉर्मल लेवल पे आ गए, इनके जितने इनके नॉर्मली रहते थे। सो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में आप देखेंगे तो सबसे अच्छी चीज़ यही थी कि जैसा कंपनी ने गाइड किया था वैसा उन्होंने अचीव किया, अपने NPS को नीचे लेके आया, क्योंकि यही एक वरिंग फैक्टर था लास्ट रिजल्ट्स में और लास्ट कॉन कॉल में लोगों के लिए। क्योंकि अगर ये अपने NPS नीचे नहीं लेके आ पाते इस बार, तो फिर इनकी ग्रोथ के ऊपर डाउट हो जाता, आगे जाके एसेट क्वालिटी और ख़राब हो सकती है और कुछ और भी गड़बड़ हो सकती थी। बट ये एक अच्छी चीज़ है कंपनी ने अचीव करी। बाकी अगर आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो इनका स्प्रेड भी जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इनकी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ी डाउन हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट पिछले कुछ क्वार्टर्स में हर जगह डाउन हुए हैं, तो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग डाउन हुई है। और ये होम लोन देते हैं उस रेट को इन्होंने इतना लो नहीं किया, क्योंकि ये स्मॉल लोगों को, स्मॉल टिकट साइज और जिन लोगों की सैलरीड एम्प्लॉयज़ नहीं है, जो इतने अच्छे से फॉर्मल सेक्टर में नहीं कमा रहे हैं, उन लोगों को ये होम लोन लेते हैं। तो इन्होंने जिस यील्ड है इनकी कि जिस रेट पे होम लोन्स दिए हैं उसको उतना नीचे नहीं किया और कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे हुई है। तो अगर आप प्रेजेंटेशन में देखेंगे कंपनी के, तो इनका जो स्प्रेड है वो सेम है या बढ़ रहा है, क्योंकि यील्ड इन्होंने नीचे नहीं करी है और कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनकी नीचे हो रही है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। उसके बाद अगर कॉन कॉल की बात करें तो कॉन कॉल में इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस के बारे में कुछ बताया है और फ्यूचर में क्या इनके एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो भी एक बार फिर से रिएटरेट किए हैं। तो इन्होंने ग्रोथ की जो गाइडेंस दी अगले कुछ सालों की, वो बोला है कि हम 25 to 30% से AUM को अपना ग्रो करेंगे ईयरली फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। सो इसको अगर हम पास्ट के इनकी गाइडेंस से कंपेयर करें तो पास्ट में कुछ क्वार्टर पहले तक ये 30 to 35% बोला करते थे, बट इस बार उन्होंने 25 to 30 बोला है। तो वैसे देखें तो ग्रोथ गाइडेंस थोड़ी सी कम करी है, बट डिटेल में जो इन्वेस्टर्स ने, एनालिस्ट ने इनसे क्वेश्चन पूछे कॉन कॉल में, तो उन्होंने बोला कि देखिए हम थोड़ा सा, क्योंकि अभी वेस्ट एशिया क्राइसिस, ग्लोबल ऑयल के जो रेट हाई हुए हैं, इन सब की वजह से थोड़ा सा इतना ग्रोथ गाइडेंस को बहुत बढ़ा नहीं रहे हैं, बट हम 25% तो नहीं बोल रहे हैं ग्रोथ। इन्होंने बोला है कि मिनिमम 27-28% तुम्हारी ग्रोथ रहेगी और हम टारगेट करेंगे कि 30% की ग्रोथ को अचीव करें। सो एक तरीके से थोड़ी सी ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने कम करी है, बट स्टिल दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करें हाउसिंग फाइनेंस की, तो फिर स्टिल दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये हल्की सी ग्रोथ गाइडेंस जो कम करी है इसके से कोई मेजर कंसर्न है। उन्होंने अपना लॉन्ग टर्म विजन भी बताया है कि FY 30 तक ये लोग 30,000 AUM अचीव कर लेंगे। तो इस साल इनका एंड तक अराउंड 11,000 करोड़ का AUM था और FY 30 तक ये 30,000 करोड़ AUM अचीव करने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए भी अराउंड CAGR 27-28% का CAGR चाहिए होगा AUM में टू अचीव दैट 30,000 करोड़ की जो इनकी ग्रोथ गाइड, जो इनकी लॉन्ग टर्म गाइडेंस है FY 30 तक की। तो वहाँ भी इनकी गाइडेंस इंटैक्ट है। और इस AUM को अचीव करने के लिए जो डिसबर्समेंट ग्रोथ है, उनसे पूछा गया कि कितनी डिसबर्समेंट ग्रोथ करेंगे, मींस हर ईयर जो लोन्स देंगे वो कितने स्पीड से, कितनी ग्रोथ रेट से बढ़ेंगे। तो दे सेट कि फॉर नेक्स्ट ईयर FY 27 दे आर गाइडिंग कि मिनिमम 20% से डिसबर्समेंट की ग्रोथ बढ़ेगी, बट गोइंग फॉरवर्ड डिसबर्समेंट की ग्रोथ भी 20 से ऊपर निकल जाएगी और थोड़ी 20 से ऊपर रहेगी 2024 तक। तभी ये लोग जो अपनी AUM का ग्रोथ है 30,000 करोड़ के जो टारगेट है 2030 तक, ये भी तभी अचीव कर पाएंगे। इनफैक्ट इस ग्रोथ गाइडेंस के ऊपर 2-3 क्वेश्चंस थे कॉन कॉल में, कई लोगों ने अलग अलग तरीके से पूछा, क्योंकि जो इनकी डिसबर्समेंट की ग्रोथ है ये भी अगर ये सिर्फ अगले 4 साल तक 20% ही रखेंगे तो जो AUM ग्रोथ है ऑफ 27-28 वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो ये भी इनसे सवाल पूछा गया कि आप अगले साल 20 कह रहे हैं, बट उसके बाद भी अगर आप 20 रखेंगे तो आप 27-28 की AUM ग्रोथ कैसे अचीव करेंगे। तो इस पर इन्होंने बोला कि जो ये 20% डिसबर्समेंट ग्रोथ कह रहे हैं ये ओनली फॉर नेक्स्ट ईयर FY 27 कह रहे हैं। उसके बाद दे आर कॉन्फिडेंट कि ये जो डिसबर्समेंट की ग्रोथ है और बेटर रहेगी और ये इतनी डिसबर्समेंट की ग्रोथ आराम से कर पाएंगे कि दे आर एबल टू अचीव द AUM टारगेट ऑफ 30,000 करोड़ बाई 2030, या फिर जो AUM का ग्रोथ का CAGR है 27-28% आराम से मीट कर सकते हैं। और जो इनके टोटल सेंटर्स हैं, ऑफिसेस हैं, जो होम लोन सेंटर्स हैं जहाँ से होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसका भी इन्होंने गाइडेंस दिया है। तो इनकी टोटल ब्रांचेस अराउंड 300 हो चुकी हैं। दे हैव गाइडेड कि अगले साल ये 40 to 45 नई ब्रांचेस खोलेंगे और बाई FY 2030 ये लोग मोर देन 500 ब्रांचेस खोल देंगे। तो ब्रांचेस भी दे एक्सपेंड कर रहे हैं, अराउंड 12, 13, 14, 15% से हर साल अपनी नई ब्रांचेस खोलेंगे। एंड दे विल ऑल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ईच ब्रांच पर एम्प्लॉय, जो होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको इम्प्रूव करेंगे, उस मैट्रिक्स को। और इन दोनों को मिला के ये लोग आराम से 27-28% की ग्रोथ अचीव कर लेंगे, ऐसा इन्होंने कॉन कॉल में बताया।
बाकी जो इनका बिजनेस कंसंट्रेशन रिस्क है उसके बारे में भी इनसे पूछा गया। इनका करेंटली अराउंड 30% टोटल बिजनेस राजस्थान से आता है। पिछले कुछ सालों ग्रोथ के बाद स्टिल टोटल AUM का 30% इज फ्रॉम राजस्थान एरिया। सो दे हैव सेड कि गोइंग फॉरवर्ड राजस्थान विल कंटिन्यू टू डू वेल बट अदर एरियाज विल ऑल्सो इम्प्रूव। सो बाई 2030 दे आर कॉन्फिडेंट कि राजस्थान का कॉन्ट्रीब्यूशन 30% से कम होकर 25% आ जाएगा और बाकी सब एरियाज का कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा। And they are already operating in 15 states in India and they will add few more states in the next few years। और जो existing states हैं उसमें भी ये नए नए cities सेंटर्स ग्रोथ करेंगे, क्योंकि देखिए इस कंपनी का जो है मेजर फोकस रहता है Tier 3, Tier 2, Tier 4 सिटीज़ पे। 2-4 लाख से लेके 5-10 लाख तक के लोन ये देती है। मैक्सिमम आप देखेंगे लेस देन 10 लाख के लोन में ही इनकी 50-60-70% लोन जो हैं लेस देन 10 लाख के ही होते हैं। तो इनका सारा फोकस रहता है स्मॉल टिकट साइज होम लोन देने का, और उसमें भी ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ को बहुत कम देते हैं। नॉन सैलरीड जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग होते हैं जो कि अपना बिजनेस कर रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा देते हैं। तो अगर इनका पर्सन वाइज आप ब्रेकअप भी देखेंगे तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ अराउंड 24% है, या फिर सैलरीड पर्सन जिनको ये लोन देते हैं वो 24% और सेल्फ एम्प्लॉयड अराउंड 75%, 76% है। तो इनका फोकस सैलरीड पर्सनस के ऊपर कम रहता है और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के ऊपर कम रहता है, ज़्यादा रहता है, जो कि Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में रहते हैं। और कंपनी से ये भी पूछा गया है कि आगे जाके क्या इनको और फंड्स रेस करने की ज़रूरत है टू अचीव द 2030 टारगेट, क्योंकि फंड्स जो हैं एक तरीके से रॉ मटेरियल है, पैसा एक तरीके से किसी भी NBFC के लिए उनको और ज़्यादा पैसा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। बट दे हैव टोल्ड कि करेंटली उनका लेवरेजिंग अराउंड 3x है और उनको आगे जाके 4.5x तक वो आराम से अपना लेवरेजिंग का रेशियो रख सकते हैं। जो नॉर्मल NBFCs में तो 5x 6x तक भी चला जाता है आराम से रेशियो, बट हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहते हैं, तो ये लोग 4.5x तक आराम से लेवरेजिंग रख सकते हैं। एंड आई थिंक इनको 30,000 करोड़ AUM तक पहुंचने के लिए और ज़्यादा QIP करने की और ज़्यादा पैसे करने की मोस्ट प्रॉब्ली जरूरत नहीं पड़ेगी, और उन्होंने क्लियरली नहीं बोला है, बट जो इनका बैलेंस शीट देख के समझ में आ रहा है, बट दे टोल्ड कि 4.5x तक तो इनको और फंड्स की जरूरत नहीं है, और 4.5x के साथ आई थिंक दे कैन ईजिली मैनेज टिल 2030। तो और ज़्यादा इक्विटी डायलेशन के चांसेस भी कम है इस कंपनी में, कि ऐसा नहीं कि आपका EPS कम हो जाए ग्रोथ के साथ। बाकी इनसे ये भी पूछा गया कि जो टोटल AUM इनका जो ये इन्होंने लोन्स दिए हुए हैं उसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल रेट क्या है। तो जो इनका टोटल फिक्स्ड परसेंटेज जिस पे इन्होंने लोन दिया हुआ है वो 48% है। मतलब टोटल अगर इन्होंने 100% की लोन बुक है उसमें से 48% लोन इन्होंने फिक्स रेट पे दिए हुए हैं। और फिक्स रेट पे दिए हुए लोन थोड़े से रिस्की, या कहना चाहिए कि थोड़े से डिफरेंट टाइप आने आ सकते हैं, क्योंकि कल को इंटरेस्ट रेट सिस्टम में ऊपर नीचे हुए तो ये फिक्स रेट के लोन्स का इंटरेस्ट रेट आप चेंज नहीं कर सकते। बट इन्होंने बताया कि ये 48% में से 25% इनके खुद की फंडिंग से कवर हो जाते हैं, तो ये 48% में 25% में कोई रिस्क नहीं है। बाकी 17% ये अराउंड फिक्स रेट पे इनको पैसा भी मिला हुआ है दूसरे बैंकों से, तो अगर इन्होंने पैसा उठाया है फिक्स रेट पे उसको आगे जाके फिक्स रेट पे ही होम लोन पे दे दे तो उतना कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि स्प्रेड उनका बढ़ना रहेगा। तो 25 + 30 17 हो गया अराउंड 42%, तो 48% में से 42% आराम से कवर्ड है जो फिक्स्ड रेट पे उन्होंने लोन दिया हुआ है, या तो अपने पैसों से या फिक्स रेट पे उठाए हुए पैसों से। 5-6% का मार्जिन बच जाता है जो उन्होंने लोन दिया हुआ है फिक्स रेट पे, जो ये अपने वेरिएबल रेट के पैसों से कवर करते हैं, विच इज़ नॉट टू हाई, सो इट कैन बी मैनेज्ड ईजिली। सो ये इनका ओवरऑल रिजल्ट्स और कॉल की एनालिसिस थी। कंपनी का ग्रोथ अभी भी ठीक ठाक बनी हुई है। पहले भले ये 34-35% पे ग्रो करते थे, इस क्वार्टर में 29% की ग्रोथ आई, और अब ये आगे गाइड कर रहे हैं कि 30% के आसपास ग्रोथ करेंगे। तो ग्रोथ का गाइडेंस एक तरीके से आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम हुआ है, बट इट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न मेरे ख्याल से, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी कंपनी का काफ़ी सही है, 2.5 के प्राइस टू बुक पे है। अगर आप और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से कंपेयर करेंगे, आधार, एप्टस, होम फर्स्ट, तो उनसे इनका सिमिलर प्राइस टू बुक का ग्रोथ रेट उनसे ज़्यादा है। और इवन P/E रेशियो में देखेंगे तो इनका इवन होम फर्स्ट से काफ़ी कम है P/E, और ग्रोथ रेट भी उनसे ज़्यादा है। इन्होंने करंट गाइडेंस दे रखी है 30,000 करोड़ AUM की बाई 2030 एंड 27-28% की ग्रोथ। आई थिंक स्टिल इट्स अ गुड कंपनी जिसको आप देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे ध्यान रखिए मेरा भी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपका इसका किसी भी कंपनी में
इन्वेस्ट करने का या नहीं इन्वेस्ट करने का। मैं जस्ट आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उनको ट्रैक कर सकते हैं, उनके रिजल्ट्स को समझ सकते हैं, और जो हर क्वार्टर में कॉन कॉल्स होती है उसमें क्या मैनेजमेंट कहता है, क्या उन्होंने पास्ट में जो गाइडेंस की थी उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो फ्यूचर में गाइडेंस दी थी क्या उसको थोड़ा सा ट्विक कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नहीं चेंज कर रहे हैं, क्या उसको चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ता है। ये सब चीज़ें आप कैसे ट्रैक करते हैं, यही सिखाने कैसे ट्रैक कर सकते हैं, यही सिखाने के लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ आपको बताने के लिए। तो ये बात थी इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की। तो नेक्स्ट कंपनी जिसके बारे में बताना चाहता हूँ वो है यथार्थ हॉस्पिटल। तो अगर आप यथार्थ हॉस्पिटल के इस बार के रिजल्ट देखेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। अराउंड मोर देन 40% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है इनकी। इनफैक्ट 47% की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ हुई है Q4 की, और EBITDA अराउंड 37% से बढ़ा है, और EBITDA मार्जिन अराउंड 23.4% रहे। एक पैट को अगर आप देखेंगे तो पैट की ग्रोथ 15% ही रही है ईयर ऑन ईयर। तो सबसे पहले पैट की बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या है कि हॉस्पिटल सेक्टर में जैसे जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, नए हॉस्पिटल्स होते हैं, आपका डेप्रिसिएशन बढ़ता है काफ़ी तेज़ी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है नए हॉस्पिटल खोलने में। तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इसकी वजह से इनकी पैट ग्रोथ थोड़ी सी सबड्यूड रही है कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ और एबिडा ग्रोथ, बट दैट इज़ नॉर्मल फॉर एनी हॉस्पिटल। अगर आप इसका बिजनेस मॉडल समझेंगे यथार्थ का भी और किसी और हॉस्पिटल का भी, तो ये कोई अब नॉर्मल नहीं है, बहुत नॉर्मल है, और पहले से जो उन्होंने गाइडेंस दी थी उसी के हिसाब से रहा है। तो ये 15% पैट ग्रोथ को आप कोई नेगेटिव लेके ना चलें। दैट वुड बी माई आइडिया ऑफ लुकिंग एट दिस बिजनेस। साथ ही उन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया कि ये गुड़गांव में एक नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं 250 बेड का, जो कि एक तरीके से ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन रहेगा। एक अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल बिल्डिंग बन रही थी जो इन्होंने खरीद ली है अराउंड 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके करेंटली, और 100 करोड़ और इन्वेस्ट करेंगे इसको पूरा ऑपरेशनल बनाने तक। तो वो बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेडी है। अब उसके अंदर हॉस्पिटल की जो सारी मशीनरी है, जो हॉस्पिटल का सेटअप है, वो किया जाएगा, और अगले साल अप्रैल 27 तक दे आर गाइडिंग कि हॉस्पिटल पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। और इनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस बार के रिजल्ट्स में चेक करने का, वो था एबिडा मार्जिन, क्योंकि उन्होंने लास्ट क्वार्टर में बोला था कि हमारा एबिडा मार्जिन का ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया है, और वो आगे गाइड कर रहे थे कि 24-25% एबिडा मार्जिन मिनिमम हमारे रहेंगे। लास्ट क्वार्टर में 23% के आसपास एबिडा मार्जिन रहे थे आई थिंक, क्योंकि जब कोई भी हॉस्पिटल एक्सपेंड करता है, नए हॉस्पिटल्स खोलता है, तो मरीज आने में कहीं नए हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इनके थोड़ा से एबिडा मार्जिन नीचे आए थे। बट इन्होंने लास्ट क्वार्टर में बोला था कि ये इनका बॉटम बन गया है एबिडा मार्जिन का, और आगे जाके एबिडा मार्जिन इंप्रूव ही होंगे और मिनिमम 24 से ऊपर रहेंगे। और इस बार आप देखिए एबिडा मार्जिन लास्ट क्वार्टर से 0.1-0.2% बेटर ही रहे हैं, तो 23.4% इस क्वार्टर में रहे हैं, और ईयरली लेवल पे 24% रहे हैं। तो आई थिंक एबिडा मार्जिन भी इनके, क्योंकि पिछले क्वार्टर से बेटर हुए हैं, ख़राब नहीं हुए हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। जिन्होंने गाइड किया था पिछले क्वार्टर में, दे आर एबल टू अचीव इट। और इस हॉस्पिटल की जो मैंने पिछली बार ही वीडियो में बताया, सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये नए हॉस्पिटल्स खोलते हैं उनका जो टर्न अराउंड टाइम है एबिडा पॉजिटिव होने का, दैट इज़ वेरी वेरी गुड। अदर हॉस्पिटल्स में मिनिमम 2 साल तक कई बार लग जाते हैं, या 3 साल भी लग जाते हैं, मिनिमम 2 साल तो लगते ही हैं अगर आप और हॉस्पिटल देखेंगे। बट इस हॉस्पिटल यथार्थ के जनरली इस तरीके से खोलते हैं हॉस्पिटल्स, उस माइक्रो मार्केट में खोलते हैं जहाँ पे ये 1 से 1.5 साल में बेटा पॉजिटिव अपने हॉस्पिटल्स को कर पाते हैं। और जो गुड़गांव वाला हॉस्पिटल इन्होंने बोला है कि ये मिनिमम 50,000 प्लस का आरपॉब इनको देगा, विच विल बी वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि इनका जनरलाइज्ड कंपनी लेवल पे आरपॉब अराउंड 34-35,000 का है, और हाईएस्ट आरपॉब भी 42,000 का है नोएडा हॉस्पिटल में। So this 50,000 ARPOB will be the highest ARPOB, much higher than any other hospital that Yatharth is operating. So ये margins में और revenue में अच्छा contribution करेगा। और इनके अगर आप प्रेजेंटेशन को देखेंगे जो इन्होंने रिजल्ट्स के साथ इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर किया है, तो करेंटली इनके 2,555 बेड्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, और इन्होंने जो ऑलरेडी प्लान्ड एक्सपेंशन किया हुआ है उसके हिसाब से 3,200 बेड्स जो है ऑलरेडी प्लान्ड है। इसमें से 250 बेड्स गुड़गांव हॉस्पिटल में है, और अराउंड 400 बेड्स इनके फरीदाबाद और दिल्ली के हॉस्पिटल्स में प्लान्ड एक्सपेंशन के लिए। तो 3,200 बेड्स का ऑलरेडी इनका एक्सपेंशन प्लान अनाउंस्ड है, और इन्होंने बोला है कि अगले 3 साल में ये अपना एक्सपेंशन 5,000 बेड्स का कर लेंगे। तो 5,000 बेड्स को अनाउंस कर देंगे विद इन द नेक्स्ट 3 years फॉर एक्सपेंशन, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ को ये टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम कॉन कॉल में आते हैं, कॉन कॉल में इन्होंने सारे स्टार्टिंग में सारे नंबर्स रिपीट किए थे, और उन्होंने ये भी बोला था अपना जो फाउंडर है अपनी स्पीच को कॉन कॉल में एंड करते हुए कि जो ग्रोथ इन्होंने लास्ट ईयर अचीव किया है, नेक्स्ट ईयर दे आर गाइडिंग कि दे विल डू बेटर, मिनिमम दैट ग्रोथ और बेटर देन दैट ग्रोथ। तो अगर FY 26 को देखें, उन्होंने पूरे ईयर के लेवल पे ईयर ऑन ईयर
जो है FY25 से FY26 में अराउंड 36% का रेवेन्यू ग्रोथ किया था। सो नेक्स्ट ईयर के लिए दे आर टारगेटिंग कि 36% से ज़्यादा ही ग्रोथ करेंगे अराउंड। और जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में उन्होंने 5000 बेड्स की बात करी थी, वो भी एक क्वेश्चन का जवाब देते वक्त मैनेजमेंट ने बोला कि जो 5000 बेड्स है ये भी ये लोग जल्दी ही अचीव कर लेंगे। 3 इयर्स का जो अभी टारगेट है उससे मच अर्लियर टाइम पे ही अचीव कर लेंगे, दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो अगर पूरा आप कॉन कॉल को समझेंगे देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो गाइडेंस कंपनी दे रही है दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू अचीविंग इट। इनफैक्ट जो गाइडेंस इन्होंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में या कॉन कॉल्स में दिए हैं दे आर कॉन्फिडेंट कि उनको वो और जल्दी अचीव कर लेंगे। और पास्ट में भी ऐसा हुआ है, जो उन्होंने गाइडेंस दिए हैं उससे जनरली ये लोग जल्दी अचीव कर लेते हैं। और जो इनका आरपोव है वो इस बार अराउंड 5 to 6% बढ़ा है, बट दे आर गाइडिंग कि आने वाले ईयर्स में इन जनरल आरपोव अराउंड 10% ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा। इस साल थोड़ा सा कम इसलिए बढ़ा था क्योंकि नए हॉस्पिटल्स का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो गया था और नए हॉस्पिटल्स का आरपोव ईयर ऑन ईयर इतनी तेज़ी से बढ़ता नहीं है। बट जैसे जैसे हॉस्पिटल्स मैच्योर होंगे, जो पुराने हॉस्पिटल्स हैं, मिनिमम 10% से आरपोव ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा आगे जाके, इन्होंने ये गाइड किया है। और एक और चीज़ में इन्होंने थोड़ी क्लैरिटी देने की कोशिश करी है कि जो 5000 बेड्स आगे जाके ये खोलेंगे, तो जो नए बेड्स ये खोलेंगे अराउंड 2000, उसमें से 70% बेड्स जो है एक्विजिशन के थ्रू हॉस्पिटल्स जो ये खोलेंगे उसमें से आएंगे। मतलब ये ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन कम करेंगे, एक्विजिशन ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स जो ज़्यादा डाउन नहीं होते हैं। उसका रीज़न भी यही है कि ये हर एक्सपेंशन पूरी तरीके से ग्रीन फील्ड नहीं करते हैं, कुछ ब्राउन फील्ड, कुछ एक्वायर करना, उसी तरीके से हमेशा एक्सपेंशन लेके चलते हैं। तो उन्होंने इस बार ये कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का भी अपना गाइडेंस दिया है कि 70% जो नए बेड्स हैं वो एक्विजिशन के थ्रू या एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स में एक्सपेंड करने से खुलेंगे, और जो 30% है एक्सपेंशन वही इनका ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन के थ्रू होगा। तो 2000 का 30% अराउंड 500-600 बेड्स ग्रीन फील्ड के थ्रू खुलेंगे और बाकी 1500-1600 बेड्स जो है ये एक्विजिशन के थ्रू खुलेंगे। साथ में इन्होंने अपने आगे जाते हुए मार्जिन्स के बारे में भी बोला है, जो मैंने पहले भी बताया था कि मिनिमम 24-25% एबिटा मार्जिन्स रहेंगे। और FY27 के लिए इन्होंने क्लियरली बोला है कि एबिटा मार्जिन्स विल बी बेटर देन दिस ईयर। जो इस बार इनके 24% के आसपास आए, इससे बेटर ही अगले साल एबिटा मार्जिन्स आए। और उन्होंने लास्ट ईयर जो गया है इसमें 2 नए हॉस्पिटल्स खोले थे, एक फरीदाबाद सेक्टर 20 में और एक दिल्ली में। तो इन दोनों हॉस्पिटल्स का जो एबिटा ब्रेक इवन कब होगा ये भी इस बार इनसे पूछा गया। तो इन्होंने पिछले क्वार्टर से और बेटर गाइड किया है। इन्होंने बोला है कि काफ़ी अच्छी इनकी ऑक्यूपेंसी चल रही है और फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल अराउंड 10 to 11 मंथ्स फ्रॉम ओपनिंग एबिटा पॉजिटिव हो जाएगा और दिल्ली हॉस्पिटल अराउंड 13 to 14 मंथ्स। तो इवन आप देखिए फरीदाबाद हॉस्पिटल 1 साल से पहले एबिटा ब्रेक इवन होने वाला है और अगले साल से ये इनके मार्जिन्स में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करने लगेगा, जिसकी वजह से दे आर कॉन्फिडेंट कि इनका मार्जिन्स अगले साल इस साल से और बेटर होंगे। साथ ही साथ एक और अच्छी चीज़ उन्होंने बताई, इनसे पूछा गया अबाउट द जो इनका रेवेन्यू का मिक्स है उसमें गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है। जो CGHS वगैरह गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की स्कीम्स होती हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है और इनके डेटर डेज की क्या गाइडेंस है नेक्स्ट ईयर की। तो उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इनका 35% है इस साल तक, जो पिछले कुछ सालों से धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में इनका ज़्यादा था। और दे हैव गाइडेड कि अगले 2 साल में गवर्नमेंट मिक्स का कंट्रीब्यूशन 25% हो जाएगा। क्योंकि देखिए जितना कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट मिक्स का कम रहेगा रेवेन्यू में, उतना ही इनका जल्दी कैश फ्लोज बढ़ सकते हैं। इनकी इन्वेंट्री की जो कैश फ्लो की साइकिल है वो तेज हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसे आने में टाइम लगता है। बिल्स आते हैं, ये लोग बिल सबमिट करता है हॉस्पिटल, उसके बाद गवर्नमेंट से पैसा रिलीज होता है। जबकि अगर कैश इक्विवेलेंट कोई बंदा कैश में पेमेंट कर रहा है तो जिस दिन उसका डिस्चार्ज करना होगा उसी दिन उनको पैसे मिल जाते हैं, या फिर इवन अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आने होंगे तो वो भी डिस्चार्ज के दिन या विद इन फ्यू डेज इनके पास आ जाते हैं। तो इनका कैश कन्वर्जन साइकिल उसमें बहुत अच्छा रहता है। बट गवर्नमेंट के केस में थोड़ा सा लंबा टाइमलाइन होता है कैश का, तो जितना गवर्नमेंट का पेयर मिक्स का कंट्रीब्यूशन कम होता जाएगा उतना इनका कैश कन्वर्जन साइकिल अच्छा होता रहेगा। और इन्होंने बोला है कि डेटर डेज इनके उसका भी इन्होंने अच्छा गाइडेंस दिया है कि अगले साल तक ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि 90 to 95 डेज का डेटा डेज हो जाएगा, जो इस साल उनका अराउंड 112 डेज का रहा था। इससे पहले FY25 में 124 डेज रहा था। तो ये डेटा डेज भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी कम हो रहा है और ये गवर्नमेंट से जो पैसा निकलवाते हैं उसका अपना जो प्रोसेस है वो भी थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का इनका जो कैश है वो जल्दी आए।
सो अगर यथार्थ की कॉन कॉल को भी आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, रेवेन्यू ग्रोथ अपनी अच्छे से कर रही है, मार्जिन्स पर भी उतना प्रेशर नहीं आ रहा है, और जो नए हॉस्पिटल्स इन्होंने खोले हैं पिछले साल में वो भी काफ़ी जल्दी मार्जिन एबिटा ब्रेक इवन होने वाले हैं और मार्जिन्स पॉजिटिव करने वाले हैं इनका। तो और आगे की इनकी गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी है, 5,000 बेड्स तक ये जाने वाले हैं, और गुड़गांव में अब ये नए हॉस्पिटल खोल रहे हैं जो इनके आरपीओ पर, एबिटा मार्जिन पर, सब पर पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो ओवरऑल कंपनी सही डायरेक्शन में जा रही है, और इस बार की कॉन कॉल से भी आप समझेंगे कि डायरेक्शन जो पहले से सही थी वो भी सही चल रही है। और अगर हम इनका वैल्यूएशन भी देखें तो थोड़ा सा स्टॉक का प्राइस बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, बट अभी भी पी अराउंड 44-45 का है। अगर आप ईवी बाई एबिटा के वैल्यूएशन मैट्रिक्स से देखेंगे तो 24/25 का है, जो काफ़ी रीजनेबल, अगर आप और हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो अभी भी काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन पे, और इतनी तेज़ी से ग्रोथ किसी और हॉस्पिटल की हो नहीं रही है, एक्सेप्ट आप एक जीना सीखो हॉस्पिटल से कंपेयर करेंगे तो उसकी ग्रोथ इससे ज़्यादा हो रही है, बट वो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उनका बिजनेस मॉडल कम्प्लीटली डिफरेंट है, उनके डेप्रिसिएशन अलग तरीके तो होते हैं, उनका ऑपरेशन हॉस्पिटल खोलने में कम पैसे लगते हैं, और वहाँ जो लोग इलाज कराने आते हैं वो भी एक तरीके से वो डिस्क्रिशनरी इलाज कराने आते हैं जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है। तो एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल वो एक डिफरेंट ही बिजनेस मॉडल है कम्प्लीटली। बट अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल्स का बिजनेस मॉडल देखेंगे तो यथार्थ इज करेंटली डूइंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। सो यही आज का वीडियो था आपको समझाने के लिए कैसे आप इन कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं, कैसे आप कॉन कॉल्स को समझ सकते हैं, कैसे आप जो मैनेजमेंट गाइडेंस दे रहा है उसको कैसे समझिए, जो लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने क्या बोला था, क्या इस क्वार्टर में उसने अचीव किया, जो दोनों चीज़ें हमने इस हॉस्पिटल्स में देखी, और इस क्वार्टर में मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि अगले क्वार्टर में उसको अचीव करेगा नहीं करेगा। आपको ऐसे ही इन बिजनेस को ट्रैक करते आना है, और अगर मैनेजमेंट अपनी गाइडेंस को अचीव कर रहा है तो उसको समझिए कि अच्छा है, स्टॉक वो अच्छा कर सकता है आगे जाके, और अगर गाइडेंस और अच्छी दे रहा है तो वो और अच्छा कर सकता है आगे जाके। बट ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। अगर मैंने इन दो कंपनीज का नाम लिया इसका मतलब ये नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इनका स्टॉक्स खरीदिए। इसके लिए आप अपने किसी एडवाइज़र से, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से प्लीज़ रिकमेंडेशन लीजिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, मैं जस्ट आपको टीचिंग यहाँ पर दे रहा हूँ कि कैसे आप कंपनीज को एनालाइज कर सकते हैं और कैसे आप कॉन कॉल्स को, रिजल्ट्स को समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे जाके मैं बाकी कंपनीज जिसकी मैंने बात करी थी पिछले 1-2 महीने में, उनके रिजल्ट्स Q4 के कैसे रहे, उनकी कॉन कॉल्स कैसे रही, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।